अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। बुढ़ापा भी अजीब चीज़ है। जहन गुजरे हुए ज़माने की तरफ भागता है, लेकिन कोई ख़ास बात याद करनी हो तो वो याद नहीं आती, और वो बातें याद आ जाती हैं जिन्हें याद करने को जी नहीं चाहता। बुढ़ापे में इंसान के दो ही काम रह जाते हैं, बोलते रहना या ऊँघते रहना। या फिर एक काम और होता है कि घर में बहू बेटियों और उनके बच्चों को टोकते रहना, और ये अल्फाज तो ज़बान पर चढ़ जाते हैं। हमारे वक्तों में तो यूँ नहीं होता था। बूढ़ा आदमी अपनी आइंदा नस्ल के सामने वो कुछ बनने की कोशिश करता है जो वो सारी उम्र नहीं बन सका था, यानी मोअज़्ज़िज़ और दानिशमंद। अपना हाल भी कुछ ऐसा ही है। मेरे दोते पोते बीए एमए करके माशाल्लाह अच्छी पोस्टों पर लग गए हैं। इधर अपनी ज़िंदगी कुत्तों के पीछे खड नालों में भागते दौड़ते गीदड़ों खरगोशों की जान का अजाब बने हुए गुजर गई है। लेकिन अपने दोतों पोतों को ये तासर देता रहता हूँ कि सारी खुदाई मेरे इंतज़ामात के तहत ही चलती रही है। मेरे बुढ़ापे को गोली मारें। एक वाक़या याद आ गया है, वो सुन लें। 4-5 रोज़ गुजरे, उसका भी जनाजा पढ़ाया हूँ। उसका तो नाम ही मिट गया है। वो इस तरह कि खुदा ने उसे औलाद से महरूम रखा था। मैं जब गांव से निकलकर अपने बेटों के पास शहर में आ गया था तो आहिस्ता आहिस्ता कई लोग जो कुछ देर के लिए मेरी ज़िंदगी में आए थे मेरे जहन से निकल गए, और इनके साथ जो वाक़यात और वारदातें वाबस्ता थीं वो भी जहन से धुल गई थीं। ये मरहूम इन्हीं लोगों में से था। हालांकि इसका किरदार और इसकी ज़िंदगी का ये वाक़या इतना भरपूर और जज्बाती था कि दिल से उतरना नहीं चाहिए था। मुझे उसकी वफ़ात की इत्तला बर वक्त मिल गई। उस रोज़ इत्तेफाक से मुझे पूरे 100 दर्जे का बुखार था, लेकिन मैं इसी वक्त घर वालों के मना करने के बावजूद चल पड़ा, और गांव उस वक्त पहुंचा जब उसका जनाजा तैयार था। मैंने उसका मुंह देखा तो मैं बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। शायद मैं अपनी जवानी का मातम कर रहा था, या इस शख्स का वाक़या याद आ गया था। ये वाक़या आप भी सुन लें। मरहूम का नाम मोहम्मद खान था, लेकिन मरते वक्त तक भी लोग उसे झल्ला कहते थे। अहले ज़बान को शायद मालूम ना हो कि पंजाबी में झल्ला नीम पागल या सौदाई को कहते हैं। मरहूम का नाम कागजात में मोहम्मद खान था, लेकिन बच्चे बूढ़े हद ये कि उसके घर वाले भी उसे झल्ला ही कहा करते थे। हमारे गांव के साथ यही कोई 2-2.5 फरलांग दूर छोटा सा एक गांव हुआ करता था जिसे ढोक कहा जाता है। दरमियान में छोटी सी कस्सी यानी कि बरसाती नाला था। खासे अरसे से ये ढोक ख़त्म होते होते हमारे गांव में जज्ब हो गई। अमीर कबीर जमींदार जो वहाँ रहते थे वो हमारे गांव के साथ हवेलियाँ चढ़ाकर मुंतकिल हो आए। झल्ला 12-13 बरस की उम्र तक खानू रहा। फिर इस पे न जाने ये तब्दीलियाँ कैसे आने लगीं कि लोग उसे झल्ला कहने लगे। उस वक्त मेरी उम्र 16-17 साल थी। झल्ला बड़ा खूबसूरत लड़का था। ज़ात ऊंची, ज़मीन बेशुमार, और 2 मुरब्बे नहरी ज़मीन के थे। इस वक्त ये लोग ढोक में रहते थे। इनकी कुछ ज़मीनें हमारे गांव के साथ थीं, इसलिए झल्ला इधर ज़्यादा आता जाता था और हमारे साथ ही खेल कूद कर खुश होता था। 12-13 साल की उम्र में इतने स्मार्ट, हंसमुख, शरारती और तेज़ तर्रार लड़के में ये तब्दीली आ गई कि अच्छा भला बातें कर रहा है, खेल कूद रहा है, और अचानक इसने पगलों की तरह हंसना शुरू कर दिया। इस हालत में उसे अपनी ज़बान पर काबू नहीं रहता था। बोलता था तो अल्फाज समझ में नहीं आते थे, और वो होंठों को अजीब तरीके से घुमाता फिराता था। हाथों से भी उल्टे सीधे इशारे करता था, और ऐसे लगता था जैसे ये खानू नहीं बल्कि कोई और है, जो पहले पहल इसे ये दौरा 10-15 मिनट के लिए दिन में 2 या 3 बार पड़ता था। फिर इन दोनों में ज़्यादती आने लगी। इसके घर वाले बहुत ही परेशान हुए कि इतना खूबसूरत लड़का पागल हो रहा था। देहात में आजकल भी लोग अस्पतालों और दवाइयों को अच्छा नहीं समझते। बीमारी की सूरत में पीरों, आमिलों, शाह साहिबों और सियानों के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैं जिस वक्त की बात कर रहा हूँ, इस वक्त तो दूर दूर तक किसी डॉक्टर या अंग्रेज़ी दवाई का नामो निशान नहीं मिलता था। कस्बों और शहरों में डॉक्टर होते थे जहाँ लोग जाते ही नहीं थे, लेकिन झल्ले का तो मामला ही कुछ और था। इसे खांसी बुखार जैसी बीमारी नहीं लगी थी, ये तो पुरस्कार से दौरे थे। इसके वालिदैन ने इसे पीरों वगैरह के पास ले जाना शुरू कर दिया। वालिदैन रुपए पैसे वाले थे। किसी ने इन्हें कितनी ही दूर रहने वाला आमिल या सयाना बताया
तो लड़के को साथ लिए वहां तक पहुंचे। वो तो मुंह मांगे पैसे देते और आमिलों वगैरह के कदमों में सजदे भी करते थे कि इनके बेटे को कोई नॉर्मल हालत में ले आए। किसी आमिल ने इन्हें कहा कि ये घर तब्दील कर लें। सब कहते थे कि लड़के पर किसी जिन का कब्जा हो गया है। एक ने ये तशखीस की थी कि लड़के पर एक परी आशिक हो गई है। जब वो इसके पास आती है तो इसकी ये हालत हो जाती है। घर तब्दील करने का मशवरा इसलिए दिया गया था कि इस घर में जिन्नात का बसेरा है। हमारे गांव में भी इनका एक मकान था जिसमें इन्हीं के मज़ारे और एक गरीब घराने के कुछ लोग रहते थे। ये मकान खाली करा के झल्ले को यहाँ ले आए। अब झल्ला हर वक्त हमारे सामने रहने लगा। मेरे साथ और मेरे शिकारी दोस्तों के साथ वो ज़्यादा उठता बैठता था। इन दोनों को 1 साल गुजर गया। पहले तो इसे किसी किसी वक्त झल्लेपन का दौरा पड़ता था, मगर अब वो हर वक्त इसी कैफियत में रहने लगा। बिला वजह हंस पड़ता और तोतली ज़बान में बातें करना उसका मामूल बन गया। इसे कोई अजनबी पहली बार देखता था तो उसे शक तक न होता था कि इस लड़के में कोई दिमागी नुक्स है। अफसोस तो हमें और इसके घर वालों को होता था, जो जानते थे कि ये ऐसा नहीं था। वो जूजू बड़ा होता जा रहा था, उसका मर्दाना हुस्न निखरता आ रहा था। मैं अपनी कई कहानियों में कई बार ये लिख चुका हूँ कि इस वक्त का मर्दाना हुस्न कुछ और होता था और उसका मतलब भी कुछ और था। आजकल के नौजवान अपनी मर्दानगी में ज़नाना हुस्न पैदा करने की कोशिश करते हैं। इनकी तमाम हरकतें और बातें मुज़रे सेहत हैं, इसलिए कि इनके कद-काठ रहे ही नहीं, ना ये कद-काठ की अहमियत को समझते हैं। हमारे वक्तों के मर्दों का सबसे पहली चीज़ जो थी वो कद था, जो कम से कम 6 फीट होता था और ये बड़ा ही अच्छा लगता था। जिस्म के पट्टे, जिन्हें मसल कहते हैं, बड़ी मेहनत से बनाए जाते थे। बड़े सख्त किस्म के खेल खेले जाते थे। नौजवान चेहरे को नहीं, जिस्म को बनाते थे। झल्ले मरहूम में दोनों खूबियाँ थीं, जिस्म गठा हुआ और चेहरे के नक्शो निगार दिलकश। इसकी आंखें बड़ी खूबसूरत थीं। इसके वजूद के इस हुस्न को देखकर लोग फौरन मान लेते थे कि इस पर कोई जिन, चुड़ैल या परी आशिक हो गई है। ये तो हमें आज तक मालूम नहीं हो सका कि जिन आशिक होता है या होती है। मर्द पर तो मादा जिन को आशिक होना चाहिए। अगर ऐसी बात है तो मालूम नहीं इस मादा जिन का खामिंद या भाई वगैरह इस पर एतराज़ करते हैं या नहीं। झल्ला जवानी में दाखिल हो गया और लोग भूल गए कि इसका असल नाम मोहम्मद खान है। वो इसे खानू कहा करते थे। अब तो हर किसी की ज़बान पर झल्ला ही झल्ला रह गया। झल्ला सिर्फ एक सूरत में कुछ देर के लिए अपने आप में आता था। हमारे गांव के बाहर की तरफ इसकी बिरादरी के 3-4 घर थे। इनमें से एक घर की एक लड़की झल्ले की हम उम्र थी। इनकी करीबी रिश्तेदारी भी थी। लड़की का नाम रज्जो था। अच्छी खूबसूरत लड़की थी। वो जब झल्ले को नजर आ जाती तो झल्ला हंसते हंसते या ऊट पटांग हरकतें करते करते चुप हो जाता। उसके चेहरे पर संजीदगी आ जाती और उसकी नजरें रज्जो पर जम जाती। फिर उसके होंठों पर वैसी ही मुस्कुराहट आ जाती थी जैसी झल्ले के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट, और उसकी खूबसूरत आंखों में अजीब सी चमक आ जाती थी। रज्जो इसे दूर से देखती हुई गुजर जाती थी। मैंने और मेरे दोस्तों ने कई बार देखा कि झल्ले को देखकर रज्जो के होंठों पर वैसी ही मुस्कुराहट आ जाती थी जैसे झल्ले के होंठों पर होती थी। मैंने खुद महसूस किया कि बाज़ औक़ात झल्ले को देखकर रज्जो का चेहरा उदास हो जाता था। असल हकीकत यही थी कि झल्ला और रज्जो एक दूसरे को 10-12 साल की उम्र ही से चाहते थे। जब झल्ला अच्छा भला खानू हुआ करता था। गांव में आप कोई बात या कोई हरकत 7 पर्दों में बैठकर भी करें तो भी राज फाश हो जाता है और बात सारे गांव में फैल जाती है। औरतों में मुशाहिदे की कुव्वत ज़्यादा होती है। रज्जो की 2-3 सहेलियां भी थीं, कुछ इनकी ज़बानी, कुछ औरतों की जासूसी की बदौलत और कुछ हमारे अपने मुशाहिदात। ये बात यकीनी हो गई कि रज्जो झल्ले को इश्क की हद तक चाहती थी। ये भी पता चला कि वो बाकायदा नमाज पढ़ती है। हालांकि देहात में औरतों में नमाज पढ़ने का रिवाज था ही नहीं। नमाज के साथ साथ ये लड़की किसी न किसी बहाने गांव से थोड़ी दूर एक खानका थी, वहां हर जुमेरात को दिया जलाती और खानका के अंदर कब्र पर माथा रगड़ती थी। वो एक ही दुआ मांगती थी कि अल्लाह झल्ले को ठीक कर दे। अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। झल्ला ठीक होने की बजाय पहले से भी ज़्यादा झल्ला हो गया। इस हालत में भी वो हमारे साथ उठता बैठता था, लेकिन कोई बात समझता नहीं था और वो बिला मकसद और बेमौका बोलता और अचानक हंसना शुरू कर देता था। इस हालत में वो 18-19 साल का हो गया
2-3 सियानों ने और इस इलाके के पीर साहब ने भी इसके वालिदैन को मशवरा दिया कि इसकी शादी कर दी जाए। ये तो सबको मालूम था कि झल्ले की शादी रज्जो के साथ होनी थी। बिरादरियों और रिश्तेदारियों में लड़की लड़के की पैदाइश के साथ ही ज़बानी रिश्ते तय हो जाते थे। रज्जो का खानदान भी झल्ले के खानदान के स्टैंडर्ड का था, ज़मीनों के लिहाज से भी और माली लिहाज से भी। गांव में ये अफसोसनाक खबर मशहूर हो गई कि झल्ले के वालिदैन रज्जो के घर रिश्ता ले गए और रज्जो के वालिदैन ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि लड़का अपने होशो हवास में नहीं और वो बिल्कुल बेकार है। झल्ले के वालिदैन मायूस और लाजवाब हो गए। उन्होंने बिरादरी के बड़ों से भी कहलवाया कि झल्ले की शादी हो गई तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन लड़की के वालिदैन ये खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। पीर साहब ने झल्ले के वालिदैन को ये मशवरा दिया था कि इसकी शादी कर दो। ये इनकी पेशगोई थी कि लड़का ठीक हो जाएगा। झल्ले के वालिदैन रिश्ते से इनकार के बाद पीर साहब के पास गए और इनके पाँव पकड़कर मिन्नत समाजत की और अर्ज की कि वो लड़की के वालिदैन के दिमाग में डालें कि वो रिश्ता दे दें तो लड़का सही हो जाएगा। ज़रा इन पीरों का किरदार तो मुलाहिजा फरमाएं। ये बात कुछ अरसे बाद खुली थी कि पीर साहब ने झल्ले के वालिदैन से कहा कि वो रिश्ता दिला देंगे। जाहिर है कि पीर साहब ने झोली भरकर नजराना वसूल किया होगा, मगर लड़की वालों को ये कहा कि इस लड़के को रिश्ता न दे बैठना वरना पछताओगे, ये लड़का ठीक नहीं हो सकता। ये राज यहाँ तक खुला कि पीर साहब ने लड़की के वालिदैन के इस सवाल का जवाब देने के लिए नजराना लिया था कि लड़की को इस लड़के के साथ ब्याह दिया जाए तो क्या लड़का ठीक हो जाएगा। पीर साहब ने अपनी पीरी को बरकरार रखना था, इसलिए उन्होंने लड़की वालों को ये जवाब दिया जो मैंने आपको बताया है। 1 महीना ही गुजरा होगा कि रज्जो की मंगनी पार वाली ढोक के एक नौजवान से कर दी गई। मंगनी बड़ी धूमधाम से की गई थी। हम सबको अफसोस हुआ कि झल्ला कितना खूबरू जवान है, लेकिन किस्मत का कितना बुरा निकला। अगर रज्जो कोई आम सी लड़की होती तो और बात थी, वो तो एक दूसरे के शैदाई थे। झल्ला रज्जो के घर जाता रहता था। एक रोज़ झल्ला हमारे पास आया। ये वाक़या मुद्दतों पुराना हो चुका है, लेकिन मैं ये वाक़या सुपुर्दे कलम कर रहा हूँ तो यूँ महसूस होता है जैसे मेरे सामने फिल्म चल रही हो और मैं ये सारा वाक़या एक बार फिर अपनी आंखों से देख रहा हूँ। कभी कभी तो यूँ लगता है जैसे झल्ला मेरे सामने खड़ा है और मैं इसके चेहरे के वो तासुरात देख रहा हूँ जो उस वक्त उसके चेहरे पर थे जब वो हमारे पास आकर खड़ा हो गया और उसने सर झुका लिया था। मुझे याद है हस्ब मामूल वो हंसा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। क्यों झल्ले, मैंने दोस्ताना प्यार से पूछा, क्या बात है, इतने चुप क्यों हो। उसने आहिस्ता आहिस्ता सर ऊपर किया और इसी आस्तगी से सर घुमाकर मेरी तरफ देखा। मैंने पहली चीज़ ये नोट की कि उसकी इतनी खूबसूरत आंखों में सुर्खी थी। वो कहते हैं हमारे घर ना आया करो, उसने कहा और उसके साथ ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके दिल के रोग को मैं बड़ी अच्छी तरह समझता था। मैंने उसको अपने बाजुओं में लेकर अपने साथ लगा लिया। इतना गम न कर यार, मैंने कहा। जिस लड़की की मंगनी हो जाए उस घर में किसी गैर को जाने की इजाज़त नहीं होती। क्या मैं रज्जो के लिए गैर हो गया हूँ, उसने गुस्से के लहजे में कहा। ना मैं उसके लिए गैर हूँ ना वो मेरे लिए गैर है। हमें एक दूसरे से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये मुझे पागल कहते हैं, मैं इन सबको पागल कर दूंगा। पहली बात तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि इसकी ज़बान में जो तोतलापन था उसका अब नामो निशान भी नहीं था और वह पुख्ता लहजे में बात कर रहा था। ये उस वक्त की बात है जब हम नौजवान थे और नादान थे। मैं आज जबकि मुझे उम्र का तजुर्बा हासिल हो चुका है और कुछ किताबें भी पढ़ ली हैं तो मुझे ख्याल आता है कि एक झटके ने एक पागल को ठीक कर दिया था। अगर हम किसी माहिर नफ्सियात की ज़बान में कहें तो मैं कहूँगा कि झल्ले को इत्तेफाक से शॉक ट्रीटमेंट मिल गया था। इससे वो रज्जो तो छीन ली गई थी जिसे वो दिलो जान से चाहता था, लेकिन इससे दुनिया की कोई ताकत रज्जो की मोहब्बत नहीं छीन सकती थी। यहाँ सूरत ये भी थी कि रज्जो भी इसे इतना चाहती थी कि उसने कभी ये सोचा ही नहीं था कि जिसे वो चाहती है और जिसे वो सारी उम्र का साथी बनाने का ख्वाब देख रही है वो पागल है। मैंने और मेरे दोस्तों ने झल्ले को समझाने बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसने खामोशी इख्तियार कर ली। इसकी खामोशी बताती थी कि वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं, या ये कि वो समझना ही नहीं चाहता। और हम ये ना समझ सके कि इस पागल ने अपनी खामोशी में कितना बड़ा तूफान छुपा रखा है। हमने ये भी देखा कि वो जो हर वक्त बिलावजह हंसता रहता था अब बिल्कुल संजीदा हो गया था।
उसके होंठों पर मुस्कुराहट भी ना आई। वो सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ चल पड़ा और हमारी नजरों से ओझल हो गया। उस रोज हमें उसके पागलपन पर बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ। उस रोज के बाद हम झल्ले में तब्दीलियां आती हुई देखने लगे। उसकी जबान में फिर तोतलापन आ गया, लेकिन पहले की निस्बत खासा कम हो गया था। हमने ये भी देखा कि रज्जो घर से निकलती और जिस तरफ जाती, झल्ला कुछ दूर दूर उधर ही को चल पड़ता और उसे देखता रहता। वो यूं भी करता कि रज्जो गुजर रही होती तो खड़ा उसे देखता रहता। रज्जो के मुतालिक उसकी सहेलियों ने बताया कि वो अकेले बैठकर रोती रहती है और वो माँ की गालियां खाकर भी इस मंगेतर को दिल से कबूल नहीं कर रही। हम जानते थे कि देहात की लड़की, और खुसूसन उस जमाने में जब लोग रोटी कपड़े और मकान से पहले अपनी इज्जत और गैरत को अहमियत देते थे, कोई लड़की ऐसी जुर्रत नहीं कर सकती थी कि माँ बाप के फैसले के खिलाफ बात करना तो दूर की बात है, सोच भी सके। वो तो माँ थी जो बेटी को रोता देखती और डांट डपट कर चुप करा देती थी। अगर उसके बाप को या भाइयों को पता चल जाता तो वो इसका गला घूट देते। ये अलग बात थी कि वो खुदा के हुजूर फरियादें करती थी और बाकायदा नमाज पढ़ती थी और हर जुमेरात खानका पर दिया जलाने जाती थी और हर जुमेरात झल्ला खानका से कुछ दूर खड़ा नजर आता था। लेकिन उसने ऐसा कभी भी नहीं किया कि आगे होकर रज्जो के साथ एक दो बातें कर लेता। एक रोज रज्जो का मंगेतर हमें मिला। मेरे साथ दो तीन दोस्त भी थे। यारो, उसने कहा, एक मशवरा लेने आया हूँ। मेरी अकल तो काम नहीं करती। मैं डरता हूँ कि कोई उल्टी सीधी हरकत न कर बैठूं। उसने ये मसला हमारे सामने रखा। आज सुबह झल्ला मुझे खेतों में मिला और कहने लगा कि रज्जो से मंगनी तोड़ लो। मैंने इसे झल्ला समझकर पहले तो समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने फिर कहा कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि रज्जो से मंगनी तोड़ दो। मैंने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं, और अगर मेरे बस में है भी तो भी ये मंगनी अब नहीं टूटेगी। झल्ले ने कहा कि मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि तुम्हारी शादी का दिन मुकर्रर हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी बारात की जगह घर से तुम्हारा जनाजा निकलेगा। फिर उसने कहा कि अपने माँ बाप को इतना बड़ा दुख ना दो और मेरी बात मान लो। ये कहकर वो चला गया। अब तुम बताओ कि मैं इस झल्ले का क्या करूं? कुछ भी ना करो, मेरे दोस्त अफजल ने कहा। वो झल्ला है, तुम तो होश वाले हो ना। जिस तरह आज तुमने इसकी सुन ली है, इसी तरह आइंदा भी सुन लेना। एक बात का ख्याल रखना उच्चू, मैंने कहा। झल्ले की ये बात अपने घर वालों को न बताना, नहीं तो डांग सोटा चल जाएगा और एक पागल की वजह से तुम्हारे और उसके खानदान में हमेशा की दुश्मनी पैदा हो जाएगी। वो हमारी बात मान तो गया, लेकिन 2-3 दिनों बाद उसने बताया कि झल्ले ने एक बार फिर पहले से ज्यादा सख्त अल्फाज में उसे यही धमकी दी है। हमें परेशानी ये लग गई कि अब रज्जो का मंगेतर भी कुछ गुस्से में आ गया था। देहात में आज भी दुश्मनियां चलती हैं जो कत्ल और जेलों तक पहुंचती हैं। उस जमाने में तो इज्जत और गैरत पर और नाक की खातिर हर रोज कुल्हाड़ियां चलती और कत्ल होते रहते थे। लोग कत्ल करके नारे लगाते हुए फांसी के तख्ते तक चले जाते थे। मेरी उम्र के नौजवान लड़ाई झगड़े और इंतकामी कत्ल में बड़ा फख्र महसूस करते थे, लेकिन मुझ पर और मेरे दोस्तों पर अल्लाह का ये करम था कि हम हमेशा कोशिश करते थे कि जो लड़ाई झगड़ा और खून खराबा टाला जा सकता है, उसे टालने की फजा पैदा की जाए। इस मामले में भी हमने पूरी कोशिशें जारी रखी, मंगेतर को अपने काबू में रखा, आखिर झल्ले को पकड़ा और उसे समझाने बुझाने की कोशिश की। हम ये देखकर हैरान होते थे कि इसका झल्लापन इस हद तक कम हो गया था कि कोई आदमी ये नहीं कह सकता था कि ये नौजवान कभी पागल रहा है या अब है। अगर तुम अपनी बात मेरे दिमाग में बिठाना चाहते हो तो मेरा एक काम करो, झल्ले ने कहा। रज्जो से मेरा ब्याह करा दो। तुम में से कोई रज्जो को जहर दे दे या मैं अपने हाथों जहर खा लूंगा। मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि रज्जो की डोली कोई और नहीं ले जाएगा और अच्छू मेरे हाथों कत्ल होगा। ये मेरी जिंदगी का तजुर्बा और मुशाहिदा है कि बेवकूफ़ आदमी और इस किस्म का झल्ला किसी इंसान की क्या समझेगा। वो खुदा की भी नहीं समझता। हमने देख लिया कि झल्ला कभी भी नहीं समझेगा। हम डरते थे कि ये मामला बड़ों तक पहुंच गया तो गांव में खून बह जाएगा। झल्ले का खानदान पैसे वाला और ताकत वाला था, ऐसे ही रज्जो के मंगेतर का खानदान था। झल्ले के वालिदैन पहले ही रज्जो के वालिदैन के खिलाफ और उसकी लड़की की मंगेतर के खिलाफ भड़के हुए थे कि वो इसकी लड़की को ले जा रहे थे जो झल्ले के लिए मांगी गई थी। इधर झल्ले और अच्छू के दरमियान मामला यहाँ तक पहुँच गया था कि साफ पता चलने लगा था कि किसी भी दिन इन दोनों में लड़ाई हो जाएगी
और दोनों में से एक कत्ल हो जाएगा और फिर ये मामला पानीपत की तीसरी लड़ाई तक पहुंचेगा और ख़त्म फिर भी नहीं होगा। झल्ला पहले तो रोज़ाना हमें मिलता था और बहुत देर गपशप होती रहती थी। कुछ दिनों से वो हमें नज़र ही ना आया। एक रोज़ मैं अपने दो दोस्तों शहबाज खान और अफजल के साथ खेतों में घूमने फिरने गया तो झल्ला भी वहाँ घूमता फिरता मिल गया। वो हमारे पास आ गया। आज से हम तुम्हें झल्ला नहीं कहा करेंगे, मेरे दोस्त शहबाज खान ने झल्ले से कहा। तुम अच्छे भले हो, अक्ल वाले हो, तुमने तो खामखा अपनी जान को रोक लगा लिया है। हमें अफसोस होता है, मैंने कहा। तुमने तो हंसना ही छोड़ दिया है। क्यों? अब हंसते क्यों नहीं? होशा कोलूं मस्ती चंगी, रख दी सदा ठिकाने। उसने होशमंदों की तरह कहा। खुदा मस्ती में ही रखता तो ये गम दिल को न लगता। उसकी ज़बान से ये अल्फाज सुनकर हम तीनों दोस्तों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। उसने किसी शायर का ये जो मिसरा पढ़ा था, इसका इसने ऐसा सही इस्तेमाल किया था कि कोई होशमंद ही कर सकता था। इसका मतलब ये था कि होश में रहने की बजाय मस्ती यानी पागलपन या झल्लापन ठीक होता है कि इंसान ठिकाने पर रहता है। ठिकाने से मुराद ये है कि कोई गम फिक्र नहीं होता। इस झल्ले ने हमें ये बताया था कि वो झल्लापन था जिसके ज़ेर असर वो बेमौका और बेमहल हंसता ही रहता था। अब वो इस कैफियत से निकल आया है और उसके होश ठिकाने आ गए हैं, इसलिए वो हर दुख और गम को महसूस करता है। मस्ती से उसका मतलब शायद नशा भी था और उसे होश में ले आया था। हम सब जानते थे कि ये कैसा नशा है। ये रज्जो की मोहब्बत का नशा था। ये तो सब जानते हैं कि होश में तो गम ही गम होते हैं। हम तीनों ने बारी बारी उसे कहा कि वो रज्जो को भूल जाए, वो किसी और की हो चुकी है। उसने अपना दायां हाथ उठाकर शहादत की उंगली आसमान की तरफ की, फिर ये उंगली अपने सीने पर रखी। हम उसका इशारा समझ गए। उसने हमें बताया था कि आसमान वाला खुदा ये लड़की मुझे दे देगा। लेकिन कैसे? मैंने पूछा। मंगेतर जब तक जिंदा है वो जिंदा नहीं रहेगा, उसने मेरी बात काटते हुए कहा। हांडी चलवा दूंगा, इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हांडी चलाना काले इल्म का एक तरीका है। काले इल्म वाले मुंह मांगे पैसे लेकर ये अमल करते हैं। एक हांडी जिसमें न जाने क्या कुछ डाला जाता है छोड़ दी जाती है। हांडी उड़ती हुई इस शख्स तक जिसे मारना मकसूद हो पहुंचती है और वो आदमी मर जाता है। ये अमल हमेशा रात के वक्त किया जाता है। काला अमल तो हर जगह चलता है, लेकिन हमारे इलाके में इसका कुछ ज़्यादा ही रिवाज है और उस ज़माने में तो बहुत ही ज़्यादा था। हम समझ गए कि झल्ला जो कह रहा है वो करके ही रहेगा। 2-3 रोज़ बाद हम अपने मामूल के मुताबिक अपने शुगल यानी कुत्तों को साथ लेकर शिकार को निकल गए। उस रोज़ इत्तेफाक से कुत्ते भी थोड़े थे और शिकारी दोस्त भी थोड़े। सिर्फ 5 कुत्ते और उनके साथ हम 7-8 लड़के थे। और शिकार तो आपको मालूम ही है कि हमारा क्या होता था। खरगोश और कोई भूला भटका गीदड़ या ज़्यादा से ज़्यादा गोभी मिल जाती थी। गीदड़ को जो बुज़दिली की अलामत समझा जाता है वो बिल्कुल सही है। गीदड़ रात को निकलते हैं और सुबह की पहली रोशनी के साथ ही गायब हो जाते हैं। मैंने आपको अपनी कहानियों में बताया है कि उस ज़माने में गांव दूर दूर हुआ करते थे और ज़्यादातर इलाका गैर आबाद था। खड्ड, नाले, कसियाँ, टीले, गहरे नशेब और कटी पिटी ज़मीन और दरख्तों की बहुतायत थी। हम चलते चलते थक गए थे और हमें भूख भी लग रही थी। हमने इधर उधर घूम फिर कर देखा कि पानी कहाँ है। करीबी एक कस्सी थी जिसमें लकीर की तरह साफ और शफाफ पानी बह रहा था। वहाँ हमने कुत्तों को पानी पिलाया और वहाँ करीब ही दरख्तों के झुंड में बैठकर खाना खाया जो हम साथ लेकर गए थे। और अब फिर हम चल पड़े। शिकार का मज़ा आ गया। हम थोड़ा सा सस्ता कर वापस चल पड़े। हम वापस गांव को जा रहे थे। गांव एक या 1.5 मील दूर रह गया था। ये वो जगह थी कि इसके पीछे ज़मीन ऊंची थी और अचानक ही ज़मीन गहरी हो गई थी। ये इलाका काबिले काश्त था, इसलिए वहाँ गंदम की फसल उगी हुई थी जिसमें अभी खोशे नहीं लगे थे। हमने 2.5-3 फर्लांग दूर एक आदमी को घोड़े पर सवार देखा। वो हमारे गांव की तरफ जा रहा था। हमने दूर से ही पहचान लिया, वो रज्जो का मंगेतर अच्छू था। इसने जब हमारी तरफ देखा तो हाथ ऊपर करके हिलाया। वो आगे ही आगे चलता चला गया। अचानक इसकी घोड़ी रुक गई।
हम देख रहे थे कि सवार घोड़ी को एड़ लगा रहा था और बाघ भी झटक रहा था, लेकिन घोड़ी आगे बढ़ने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता पीछे को हट रही थी। हम समझ गए कि ये क्या मामला है। घोड़ी किसी चीज को देखकर डर गई थी और ये चीज सिर्फ और सिर्फ सांप हो सकता था। सांप रास्ते में बैठा हो तो वो कितना ही जहरीला हो या कितना ही बड़ा क्यों ना हो, किसी इंसान या जानवर को अपनी तरफ आता देखकर वहां से भाग जाता है। अगर इसे अचानक पता चले कि कोई उसके सर पर आ पहुंचा है और उसकी जान को खतरा है और भागने का वक्त नहीं, तो वो हमला कर देता है। अगर घोड़ा सांप को रास्ते में बैठा देख ले और सांप ना भागे, तो घोड़ा कितना ही दिलेर और असील क्यों ना हो, खौफ के मारे कांपने लगता है या बिदक कर भाग उठता है। हमें यही शक हुआ कि अच्छू की घोड़ी ने सांप को देख लिया है या उसके रास्ते में सांप आ गया है और वो भाग नहीं रहा या मरा हुआ है। ये जो कुछ भी था मैं वो सुना रहा हूँ जो हम देख रहे थे। घोड़ी ने अचानक बड़ी जोर से हिनहिनाकर अगली टांगें उठाईं और पिछले पांव पर घूमकर घोड़ी ने अगला पांव जमीन पर लगाए और भाग उठी। मैं खुद घुड़सवारी का शौकीन था और एक उस्ताद से बाकायदा घुड़सवारी सीखी भी थी, इसलिए मैं अच्छी तरह समझ सकता था कि घोड़ी का रवैया क्या है और सवार की क्या हालत हो रही है। घोड़ी शदीद झटके से ऊपर उठी थी, बड़ी ही तेजी से। जमीन पर पांव टिकाए वो चूंकि डरी हुई थी, इसलिए शदीद झटके से यकलक तेज भागने लगी। सवार संभल न सका, वो दाएं बाएं हुआ लेकिन संभल गया। मैं देख रहा था कि इसने संभलने की बहुत कोशिश की थी, वैसे वो डोल गया था। घोड़ी बेलगाम होकर एक तरफ को दौड़ी जा रही थी। अच्छू बागे खींच रहा था लेकिन घोड़ी रुक नहीं रही थी। हम रुक गए। जाहिर है हम सब ने यही सोचा था कि अच्छू की घोड़ी को किसी तरह रोकें। हमारे साथ कुत्ते थे। किसी ने कहा कि कुत्तों को घोड़ी के आगे करके रोका जाए। ये बड़ी अहमकाना तजवीज़ थी। घोड़ी पहले ही डरी हुई थी, कुत्तों को अपने इर्द गिर्द और आगे देखकर वो और ज्यादा बेकाबू हो जाती। हम इसलिए भी मदद को ना पहुंच सके कि घोड़ी हमसे बहुत दूर थी, लेकिन वो सीधी नहीं जा रही थी, बल्कि नीम दायरे में किसी तरफ मुड़ जाती, फिर मुंह दूसरी तरफ कर लेती। खतरा यह था कि जमीन ऊंची नीची थी और खड्ड भी थे। जमीन ऐसी थी कि कभी घोड़ी नीचे जाकर नजरों से ओझल हो जाती और कहीं और से उभर कर सामने आती। इस दौरान हमने एक और आदमी को घोड़े पर सवार देखा। वो ऐसी जगह था जहां से रास्ता नहीं गुजरता था। वो घोड़ा रोककर अच्छू की बेलगाम घोड़ी को देख रहा था। वो दो घने दरख्तों के दरमियान खड़ा था और इतनी दूर कि हम उसे पहचान न सके। न पहचानने की एक वजह यह भी थी कि हमारी तवज्जो अच्छू पर थी। मुझे ख्याल आया कि घुड़सवार तमाशा देखने की बजाय घोड़ा दौड़ाकर अच्छू के घोड़े को पकड़ने की कोशिश करे तो अच्छू खतरे से निकल सकता है। हम जो खतरा महसूस कर रहे थे वो भी सामने आ गया। वो इस तरह की घोड़ी खड्ड में जाकर जोर से ऊपर को उठी तो अच्छू उसकी पीठ पर जमा न रह सका और एक तरफ को लुढ़क गया। उसका गिरना खतरनाक नहीं था, खतरा तो अब पैदा हुआ था। वो इस तरह के अच्छू घोड़ी के साथ घसीटा जा रहा था। बेलगाम और मुंहजोर घोड़ी के सवार के लिए यही सबसे बड़ा खतरा होता है। इसमें सवार इस तरह फंसता है कि उसका पांव रकाब में आगे को निकल जाता है और जब वो गिरता है तो फिर रकाब पांव को पकड़ लेती है। घोड़ी की पीठ पर बैठा सवार तो पांव रकाब से पीछे कर सकता है, लेकिन गिरे हुए सवार के लिए ये मुमकिन नहीं होता। रकाब में तकरीबन आधा पांव रखा जाता है। इस वजह से घोड़ी बिदक कर अच्छू की घोड़ी की तरह बेलगाम भाग उठे तो तजुर्बेकार सवार रकाबों में से दोनों पांव इतना पीछा कर लेते हैं कि रकाबों में सिर्फ पंजे रह जाते हैं। अच्छू की घोड़ी की रफ्तार कम नहीं हुई थी और इसी रफ्तार से अच्छू उसके साथ घसीटा जा रहा था। जरा इस पोजीशन को जहन में लाएं कि एक पांव रकाब में है और बाकी जिस्म जमीन पर रगड़ा जा रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं ये मंजर जिस तरह बयान कर रहा हूँ, इससे पता चलता है जैसे आधा घंटा या इससे ज्यादा वक्त गुजर गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। घोड़ी के बिदकने और अच्छू के गिरने तक ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट गुजरे होंगे। हमने फौरी तौर पर कुछ करना लाजमी समझा। 5 कुत्तों की जंजीरें 2 लड़कों के हाथों में दी और हम बाकी सब घोड़ी को रोकने के लिए इतनी तेज दौड़े जितना पहले कभी नहीं दौड़े थे। खतरे में इंसान की ढकी छुपी ताकत भी सामने आ जाती है। अच्छू का जिंदा रहना मुश्किल नजर आ रहा था। इधर जो घुड़सवार दरख्तों के नीचे रुका हुआ था, उसने घोड़ा अच्छू की घोड़ी की तरफ दौड़ा दिया। हम पैदल थे और अच्छू की घोड़ी एक दायरे में दौड़ रही थी। हमारा उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। हमारी उम्मीदें
दूसरे घुड़सवार से वाबस्ता थीं। हमने सवार को देखा तो कुछ हैरत हुई कि वो झल्ला था। ये इसके बाप की घोड़ी थी जो नेज़ेबाजी के लिए तैयार की गई थी और बड़ी ही अच्छी और तेज़ दौड़ने वाली नस्ल की घोड़ी थी। हम ये सोच रहे थे कि झल्ला इतना अच्छा सवार है या नहीं कि वो बेलगाम घोड़ी को किसी तरह रोक लेगा। इसके साथ ही एक और खतरा भी महसूस हुआ, जो ये था कि जब झल्ला देखेगा कि घोड़ी अपने जिस सवार को घसीट कर मार रही है वो इसका दुश्मन अच्छू है, तो झल्ला इस घोड़ी को करीब आकर और ज़्यादा छेड़ेगा कि वो और तेज़ भागे और अच्छू के बचने की उम्मीद खत्म हो जाए। वो तो कभी का कह रहा था कि अच्छू को वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये तो हमारे लिए दूसरा मसला पैदा हो गया था। हमारे एक दोस्त ने ललकार कर हमें कहा कि झल्ले से पहले अच्छू की घोड़ी तक पहुंचने की कोशिश करो। हम एक दूसरे से अलग अलग होकर फैल गए कि जो लड़का घोड़ी के सामने आ जाए वो घोड़ी को रोकने की कोशिश करे, लेकिन झल्ले की घोड़ी हमसे पहले अच्छू की घोड़ी तक पहुंच गई। और अब जो मंजर हमारी आंखों ने देखा, इस पर हमें आज भी शक होता है कि ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा हुआ ये कि झल्ले ने अपनी घोड़ी अच्छू की घोड़ी के दाएं पहलू के साथ कर ली। अच्छू बाएं तरफ वाली रकाब में फंसा हुआ घसीटा जा रहा था। झल्ले ने वक्त ज़ाया नहीं किया। उसने 2-3 मरतबा अच्छू की घोड़ी की बाग पकड़कर खींची, लेकिन घोड़ी रुक नहीं रही थी। झल्ले ने ये कमाल करके दिखाया कि अपनी घोड़ी की रकाबों से दोनों पाँव निकाले, अच्छू की घोड़ी की जीन पर हाथ रखे और इतनी तेज रफ्तारी से दौड़ती घोड़ियों के बावजूद अपनी घोड़ी से अच्छू की घोड़ी की पीठ पर चला गया। ये घोड़ी बड़े लंबे दायरे में दौड़ रही थी। झल्ले ने जेब से लंबा चाकू निकाला, इसे खोला और जैन का वो चमड़े का स्ट्रैप जिसके नीचे रकाब लगी होती है वो 2-3 सेकंड में चाकू से काट दिया। स्ट्रैप निकलने से रकाब गिर पड़ी और घोड़ी तो दौड़ती रही, लेकिन अच्छू वहीं रुक गया और उसकी मुसीबत खत्म हो गई। हम अच्छू की तरफ दौड़े, इधर झल्ले ने बागे खींच कर अच्छू की घोड़ी को रोक लिया। मुझे आज तक याद है कि झल्ले की जज्बाती हालत ऐसी हो रही थी जैसे इसका सगा भाई जख्मी हो गया हो। वो शदीद घबराहट की हालत में कह रहा था कि इसे उठाओ और मेरी घोड़ी पर डालकर फौरन गांव पहुंचाओ। अच्छू घटा हुआ भरपूर जवान था। वो फौरन होश में आ गया, लेकिन इसे उठा नहीं जा रहा था। इसकी पीठ, बाजू और कंधे लहूलुहान हो गए थे। वो खुशकिस्मत था कि घोड़ी गंदम की फसल में दौड़ती रही थी। अगर वो किसी और तरफ निकल जाती तो हमारे इलाके की पथरीली ज़मीन उसकी खाल उतार कर उसे बड़ी जल्दी ख़त्म कर देती। अच्छू की एक आंख से भी खून निकल रहा था और चेहरे पर भी खराशें आई थीं। हम में से एक लड़का, जो मुझे आज याद नहीं कि कौन था, झल्ले की घोड़ी पर बैठा और हमने अच्छू को उठाकर उसकी आगे घोड़ी पर बिठा दिया। अच्छू की घोड़ी पर हम एतबार नहीं कर सकते थे, उसकी हमने वैसे ही बागें पकड़ रखी थीं। गांव पहुंचे तो इस हादसे की खबर पर सारा गांव अच्छू के घर टूट पड़ा। देहात में इस जमाने में हकीम और जर्रा और टूटी हुई हड्डियां जोड़ने वाले एक्सपर्ट मौजूद थे, जिन्होंने सर्जरी और हड्डियां जोड़ने की कभी एक किताब भी नहीं पढ़ी थी। ये इनका खानदानी पेशा था जिसमें वो माहिर थे। फौरन एक जर्रा और एक हिंदू पंडित पहुंच गया। छिली हुई खाल को थोड़ी सी शराब पानी में डालकर धोया गया। कोई हड्डी नहीं टूटी थी, अलबत्ता बाएं आंख इतनी बुरी तरह जख्मी हुई थी कि पंडित ने उसी वक्त कह दिया कि ये आंख ज़ाया हो गई है। चेहरे की गहरी खराशों ने इतना अच्छा चेहरा बर्बाद कर दिया था। गांव के सियानों ने जख्मों की मरहम पट्टी कर दी, लेकिन अच्छू थोड़ी देर बाद कशी में चला जाता था। इसे गांव की तरफ आते हुए इसने बता दिया था कि इसकी जान झल्ले ने बचाई है। उसने घोड़ी की पीठ से हाथ नीचे करके झल्ले के साथ हाथ भी मिलाया था। अच्छू का बाप अमीर कबीर आदमी था। वो बेटे को झेलम या रावलपिंडी के अस्पतालों तक ले जाने के लिए तैयार था। इसे मशवरा दिया कि अच्छू को फौरन गुजर खान अस्पताल में पहुंचाया जाए, जो 6-7 मील दूर था। इसी वक्त अच्छू की चारपाई उठाई गई, लेकिन अच्छू कहता था कि चारपाई पर नहीं जाऊंगा, घोड़ी पर जाऊंगा। इसे एक और घोड़ी पर बिठाया गया और वो चल पड़े। चले भी इतनी तेज कि 1 घंटे तक गुजर खान अस्पताल जा पहुंचे। उस वक्त वहां एक हिंदू डॉक्टर हुआ करता था। ये सरकारी अस्पताल था, लेकिन इस जमाने में डॉक्टर सही मायनों में डॉक्टर और अस्पताल सही मायनों में अस्पताल हुआ करते थे। आजकल की तरह नहीं कि मरीज को इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाया जाए तो उसका इलाज मुआवजा उस वक्त शुरू होता है जब उस पर नज़ा का आलम तारी हो चुका होता है। इस सिविल अस्पताल का डॉक्टर जा चुका था। इतना मिलते ही दौड़ा आया और उसने अच्छू का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। अच्छू को अल्लाह ने बचा लिया। इसकी कोई हड्डी भी न टूटी, लेकिन 2 नुकसान हुए।
एक ये कि बाईं आंख ज़ाया हो गई और दाईं टांग के ऊपर कहीं कूल्हे के करीब कोई ऐसी रग कट गई कि टांग में मुस्तकिल तौर पर कोई नुक्स पैदा हो गया और टांग में खिंचाव आ गया। अच्छू जब अस्पताल से वापस घर आया तो उसकी एक आंख नहीं थी और वो दाईं टांग घसीट कर चलता था। ये देखकर हमें बहुत अफसोस हुआ। अच्छू ने आते ही पहला काम ये किया कि इसी तरह टांग घसीटते हुए झल्ले के घर चला गया। वो मुझे और मेरे 2-3 दोस्तों को भी साथ ले गया था। वो झल्ले से गले मिला और उसके हाथ चूम चूम कर उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन झल्ला बिल्कुल चुप था। उसने सिर्फ ये अल्फाज कहे कि ये तो मेरा फर्ज था। हम कुछ देर वहाँ बैठे। जब उठने लगे तो अच्छू ने एक बार फिर झल्ले को गले लगा लिया। खानू, अच्छू ने झल्ले को खानू कहा और कहने लगा कि आज से रज्जो तुम्हारी है। मैंने अपने घर कह दिया है कि रज्जो से मेरी मंगनी तोड़ दो। अच्छू दोस्त, झल्ले ने कहा, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया, इसलिए तुम भी मुझ पर यह एहसान न करो। मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा, फिर मैं किस तरह बर्दाश्त कर लेता कि तुम मेरी आंखों के सामने किसी और तरीके से मरते। हम सब हंस पड़े। बकवास न कर यार, अच्छू ने झल्ले को अपने साथ लगाते हुए और हंसते हुए कहा। वहाँ बातें तो बहुत हुई थीं, वो सब सुनाने की ज़रूरत नहीं। असल बात तय हो गई कि अच्छू रज्जो से दस्तबरदार हो गया था। देहात के माहौल में किसी लड़के का ये कह देना कि वो मंगनी तोड़ रहा है किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं होता, बल्कि एक जुर्म होता है जो बख्शा भी नहीं जाता। मैं बात मुख्तसर सुना रहा हूँ। ये बात इस तरह ख़त्म हुई कि अच्छू ने बड़ी मुश्किल से अपने माँ बाप को राज़ी किया कि वो मंगनी तोड़ दें। दरअसल मंगनी तो लड़की वालों को ही इस बहाने तोड़ देनी चाहिए थी कि लड़का बेकार हो गया है, लेकिन लड़की के वालिदैन बावकार किस्म के लोग थे। उन्हें यह ख्याल आ गया कि लोग कहेंगे कि देखो जी, एक तो लड़के पर खुदा की तरफ से मुसीबत आई और दूसरी चोट लड़की वालों ने लगा दी। अच्छू के वालिदैन मंगनी तोड़ने को अपनी तौहीन समझते थे, लेकिन अच्छू ने इन्हें एक तो धमकियां दी, दूसरे इस तरह की बातें की कि मैं इस शख्स का दिल राज़ी करना चाहता हूँ जिसने मुझे नई ज़िंदगी दी है। बहरहाल मंगनी ख़त्म हो गई। ये तो आपने महसूस कर ही लिया होगा कि झल्ला झल्ला नहीं रहा था। इसने जो कारनामा कर दिखाया और जिस तरीके से उसने अच्छू का पाँव रकाब से या घोड़ी से आज़ाद कराया था, वो कोई दानिशमंद आदमी ही कर सकता था। अब तो झल्ले के चेहरे पर ऐसी रौनक आ गई थी कि इसका मर्दाना हुस्न और ज़्यादा हो गया था और इसने बुजुर्गों की तरह बातें करनी शुरू कर दी थी। फिर गांव में एक नई रौनक आ गई। झल्ले और रज्जो की मंगनी की बजाय सीधा शादी का दिन मुकर्रर कर दिया गया। बड़ी धूम से शादी हुई। पोटोहार के मखसूस मर्दाना नाचने वाली पार्टी बुलाई गई और हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा दिलचस्प चीज़ थी वो थे सुहांगिए, वो भी बुलाए गए। 3-4 दिन तो ढोल बजते रहे और झल्ला अपनी रज्जो को घर ले आया। रज्जो की आहें, दुआएं, नमाजें और खामोश फरियादें अल्लाह ने सुन ली थीं। कहानी तो यहाँ ख़त्म हो गई थी, या यूँ कहें कि ये कहानी इस रोज़ ख़त्म हुई है जिस रोज़ मैं झल्ले का जनाजा पढ़ने गया था। लेकिन अंदर की कुछ बातें हैं वो भी सुनाना चाहूँगा। हमने अच्छू से पूछा था कि घोड़ी क्यों बिकी थी। इसने बताया कि रास्ते में बड़ा मोटा और लंबा सांप बैठा हुआ था। ये बात ज़रा समझने वाली है। बैठा हुआ सांप जानवर या इंसान को देखकर बैठा नहीं रहता, बल्कि भाग जाता है। वो सांप घोड़ी के बिदकने, उछलने कूदने और हिनहिनाने के बावजूद भागा नहीं था। इसकी वजह यह थी कि सख्त ठंड थी। इतनी ज़्यादा ठंड में सांप बिल से बाहर नहीं आता। किसी वजह से बाहर आ भी जाए और कहीं बैठ भी जाए तो बैठा ही रहता है। इसमें चलने फिरने की हिम्मत नहीं रहती। इस हालत में सांप को आप बड़ी आसानी से मार सकते हैं। झल्ले ने अच्छू की जान तो बचा ली थी, लेकिन आप ये सुनकर हैरान होंगे और इस वक्त हम भी ये सुनकर बेहद हैरान रह गए थे कि झल्ले ने जिस चाकू से चमड़े का स्टेप काट कर अच्छू का पाँव आज़ाद किया था, इसी चाकू से वो अच्छू को उस रोज़ कत्ल करने गया था। झल्ले ने हमें ये बात यूँ सुनाई कि इसे मालूम हो गया था कि आज अच्छू फला गाँव गया हुआ है और तकरीबन फला वक्त पर वापस आएगा। अच्छू घोड़ी पर गया था, इसलिए झल्ला भी घोड़ी पर गया था और जिस जगह वो छुपा यानी घात लगाई वो इस काम के लिए मौजू तरीन थी। झल्ला दरअसल तंग आ गया था और उसने ये भी सोच लिया था कि पकड़ा जाएगा तो पकड़ा जाए। ये एक और तरह का पागलपन था जो उसके दिमाग में समा गया था। इसकी स्कीम ये थी कि वापसी पर अच्छू इसकी मतलूबा जगह पहुंचेगा तो वो पीछे से आकर इसकी पीठ में चाकू उतार देगा और चाकू के ऐसे ही 3-4 बार करके खुद वहां से गायब हो जाएगा और किसी दूसरी तरफ से गांव में जाएगा।
इसकी तवक्को के मुताबिक अच्छू इसे आता नजर आया। झल्ला इस पर झपटने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अच्छू की घोड़ी रुकी, बितकी, अगले पांव उठाए, पीछे को मुड़ी और फिर एकदम भागने लगी। अच्छू देखता रहा। जब अच्छू गिरा और घोड़ी उसे घसीटने लगी तो झल्ला घात से देखते देखते फौरन सामने आ गया। मुझे झल्ले के अल्फाज आज तक याद हैं। यार, मुझे कुछ पता नहीं, झल्ले ने ये बात सुनाते हुए कहा था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। दिमाग में धमाका सा हुआ और आंखों के सामने रोशनी सी चमकी और मैंने बगैर समझे सोचे एड़ लगाई और घोड़ी दौड़ा दी। अब देखिए अल्लाह के काम। खुदा ने इस दुनिया में लोगों को अपना गुनाह और सज़ा का, नेकी और जज़ा का निज़ाम दिखा दिया है। ये लोगों की बदनसीबी है कि वो देखते हुए भी नहीं समझते। ये अंदर की एक और बात है जो 2.5-3 साल बाद सामने आई। वो इस तरह के अच्छू की माँ के एक औरत के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात थे, बल्कि इन दोनों घरों के आपस में करीबी रिश्तेदारों जैसे ताल्लुकात थे। किसी बात पर इस वाक़ये के तकरीबन 3 साल बाद अच्छू की माँ की इस औरत के साथ अनबन हो गई और लड़ाई झगड़े तक नौबत पहुंच गई। ये तो आप जानते हैं कि देहात में मर्द बातों से नहीं हाथों से लड़ते हैं और औरतें जब लड़ती हैं तो ज़बान के तीर चलाती हैं। इन दोनों औरतों की लड़ाई ज़बानों की लड़ाई हो रही थी। अच्छू की माँ अपने दरवाजे पर और वो दूसरी औरत अपने दरवाजे पर खड़ी थी और सारा गांव तमाशाई था। मर्द बीच बचाव करा रहे थे, लेकिन इन दोनों औरतों की आवाज़ें और दुश्नाम तराजी बुलंद होती जा रही थी। अपने गिरेबान में झांक के देखो बदमाश औरत, इस औरत ने अच्छू की माँ से कहा और सारे गांव ने सुना। तूने इस मासूम और खूबसूरत खानू पर काला जादू करा के उसे झल्ला बना दिया था। अब देख तेरे गुनाह की सज़ा। तेरा अपना बेटा अपाहिज हो गया है और लड़की वो ले गए हैं। ये तो गहरे राज की बात थी जो इस औरत ने गांव के बच्चे बच्चे को एलानिया सुना दी। इसके बाद औरतों ने इस औरत से चोरी छुपे पूछना शुरू कर दिया कि ये क्या किस्सा है। किस्सा ये निकला कि झल्ला जब झल्ला ने खानू हुआ करता था और उसकी उम्र 12-13 साल थी और वह गांव का एक खूबसूरत बच्चा था। इसकी माँ कहा करती थी कि ये रज्जो का दूल्हा है। मैंने आपको बताया कि देहात में बच्चा बच्ची पैदा होते हैं तो बगैर बात किए तय कर दी जाती है कि इसकी शादी फला के साथ होगी। इधर अच्छू की माँ, जो अच्छी नीयत की औरत नहीं थी, वो भी रज्जो को अपने घर लाना चाहती थी। रज्जो भी उस वक्त 11-12 बरस की थी। किसी वक्त झल्ले की माँ ने अच्छू की माँ से कह दिया कि रज्जो को वो अच्छू के लिए ब्याह कर लाएगी। झल्ले की माँ ने कहा कि ये भी देख लेंगे कि लड़की कौन ले जाता है। बेवकूफ़ औरतें इसी बात पर लड़ पड़ीं। बिरादरी के शेड्यूल के मुताबिक बड़े होकर रज्जू की शादी झल्ले से होनी थी, लेकिन अच्छू की माँ ने अपनी बदफितरत के ज़ेरे असर इसे एक चैलेंज समझ लिया। हमारे गांव से 1.5-2 मील दूर एक जोगी ने एक गुफा में डेरा डाला हुआ था और ये मशहूर हो गया था कि वो काला जादू करता है। इसके पास ज़्यादातर हिंदू और सिख औरतें औलाद के लिए और दूसरी मुरादों के लिए जाया करती थीं। माँ की लड़ाई जिस औरत के साथ हुई थी वो इसकी राजदां थी। एक रोज़ वो खान का पदिया जलाने के बहाने इस औरत को साथ लेकर जोगी के पास चली गई और इसे कहा कि 12-13 साल की उम्र के एक बच्चे का ऐसा हाल बनाना है कि कोई उसे रिश्ता ना दे। जोगी ने इससे 5 रुपये लिए। उस ज़माने के 5 रुपये आज के 500 रुपये बनते हैं, शायद इससे भी ज़्यादा। जोगी ने एक अमल बताया जो इस औरत ने करना था, वो इस औरत ने किया। मैं एहतियातन ये अमल बयान नहीं कर रहा। 5-6 दिनों बाद अच्छा भला खूबसूरत खानू झल्ला हो गया। इसमें जिस तरह झल्लापन पैदा हुआ और बड़ा वो मैं बता चुका हूँ। जब ये राज खुला उस वक्त जोगी वहाँ से जा चुका था। झल्ले के माँ बाप ने बहुत भागदौड़ की थी, काले अमल वालों के पास भी गए थे, लेकिन जोगी का असर इतना शदीद था जो ना उतरा। मैं इस सवाल का जवाब शायद न दे सकूंगा कि ये असर किस तरह उतरा, रज्जो की मोहब्बत की वजह से या इसकी मयाद ख़त्म हो गई थी। मैं ये कहता हूँ और मेरा ईमान ये है कि खुदा गुनाह की सज़ा और नेकी की जज़ा ज़रूर देता है। इसकी ज़ाते बारी जिस पर राज़ी हो जाए, इस पर कोई जादू नहीं चल सकता। ये वाक़या लिखने के दौरान मैं एक सुबह तिलावत कुरान कर रहा था। ये सूरह अल आराफ थी। इन अल्फाज पर आकर मेरी ज़बान रुक गई और नज़रें यहीं ठहर गईं। ये आयत नंबर 40 है जिसका तर्जुमा है, और हम यूँ बदला देते हैं गुनाहगारों को।